Hit subscribe button and don't forget to press the bell icon for regular updates. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सी जसमीत सिंह अरोड़ा। आज से हम अपना फास्टैग बैच स्टार्ट कर रहे हैं। सॉरी, ये बैच थोड़ा लेट हो गया। ये 20 फेब से स्टार्ट होना था, लेकिन ये अब आज से स्टार्ट हो रहा है। उसका रीजन मैं आप लोग को बता चुका हूं। आई वॉज नॉट वेल और अभी भी मेरी तबियत पूरी तरीके से ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, इतना ठीक हो गया हूं कि वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकता हूं और आप लोग के साथ मई 19 एंड जून 19 क्रैक करने की तैयारी स्टार्ट कर सकता हूं। इसलिए वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहा हूं। अभी 2-4 दिन वीडियोस हो सकता है बीच में होल्ड होकर आए, एक आध दिन वीडियोस अपलोड ना हो, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि 31 ऑफ मार्च तक एनी हाउ मैं आपका डीटी 100% कंप्लीट कराऊंगा। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। मैं आप लोगों को एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराऊंगा बहुत जल्दी। आपको एक वर्कशीट मिल जाएगी विद आंसर्स, जिसमें आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपना आज का वीडियो। आज का वीडियो जो रहेगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे रहेगा। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। असेसी कौन है, पर्सन कौन होता है, टैक्स क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, टैक्सेस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, वगैरह वगैरह। ये सब बातें हम आज स्टार्ट करेंगे। देख, आप लोग का काम क्या है सर, अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बताइए कि फ्री में फास्ट ट्रैक बैच अपन को मिल रहा है यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, इसको ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका एडवांटेज ले सके। और मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं, अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इस फ्री फास्ट ट्रैक डीटी के बैच को, तो मैं कोशिश करूंगा कि इनडायरेक्ट टैक्स का भी फ्री फास्ट ट्रैक बैच आप लोग के लिए लेकर आऊं। लेकिन उसके लिए मुझे क्या चाहिए, रिस्पॉन्स। आप जितना ज्यादा प्यार देंगे, मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से आपको प्यार देने के लिए। ज्यादा प्यार मिलेगा तो मैं भी आपको ज्यादा प्यार दूंगा। ठीक है, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कोई कमी है तो उस कमी को भी कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो पे उस कमी को दूर करने की। अच्छा बुरा जो भी है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जो हमारे शीट है, ये जो शीट्स रहेंगी, जो नोट्स रहेंगे, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। आपने अगर ये चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज जाके इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले समझते हैं टैक्स क्या होता है। सर, टैक्स इज अ फीस चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन अ प्रोडक्ट, इनकम और एक्टिविटी। तो टैक्स एक फीस है जो गवर्नमेंट चार्ज करती है इनकम के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर, या फिर हम कह सकते हैं एक्टिविटी के ऊपर। सर, ये जो टैक्स होता है क्या ये ऑप्शनल होता है? नहीं बच्चों, ये ऑप्शनल नहीं होता है। दिस टैक्स इज कंपल्सरी। आप पे करना चाहो या ना पे करना चाहो, गवर्नमेंट आपसे टैक्स का पैसा वसूलती जरूर है। ठीक है, पुरानी पिक्चरों में गुंडे हुआ करते थे, वो क्या करते थे, वो दुकानों पे जाते थे, दुकानदारों से हफ्ता वसूल करते थे। वहां पर दुकानदार चाहे ना चाहे, अगर जिंदा रहना है, दुकान चलानी है, तो हमें गुंडों को टैक्स देना पड़ता था। सेम वे में गवर्नमेंट है, ये व्हाइट कॉलर गुंडा है। गवर्नमेंट आपसे कहती है टैक्स का पैसा दो, और नहीं दोगे तो सर जेल दर्शन आपको करने पड़ेंगे। तो टैक्स इज अ कंपल्सरी चार्ज लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑन द इनकम, प्रोडक्ट्स और एक्टिविटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टैक्स कितने तरीके का होता है? सर, टैक्स हमारे पास दो तरीके का होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। बचपन में इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? सर, जब गवर्नमेंट टैक्स डायरेक्टली हमारी इनकम के ऊपर, हमारी वेल्थ के ऊपर लगाती है, तो उसे हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और डायरेक्ट टैक्स का बर्डन हम दूसरे पर्सन के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज द डायरेक्ट टैक्स। ये जिसके ऊपर लेवी होता है उसी को गवर्नमेंट को पे करना होता है। वो अपना ये बर्डन किसी और व्यक्ति के ऊपर पास ऑन नहीं कर सकता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? सर, इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो गवर्नमेंट लेवी करती है गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, जिसका बर्डन असेसी दूसरे पर्सन के ऊपर पास ऑन कर देता है, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल इसका जीएसटी और
कस्टम ड्यूटी। फॉर एग्जाम्पल, आप बिग बाजार जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बिग बाजार के ऊपर जीएसटी लगाती है कि तुम जितना भी सेल करोगे हमें उस सेल वैल्यू पे जीएसटी चाहिए। तो बिग बाजार क्या करता है, आपसे यानी कि कस्टमर से अपने प्रोडक्ट का सेल वैल्यू भी कलेक्ट करता है, और जो पैसा बिग बाजार को गवर्नमेंट को जीएसटी के रूप में देना है वो जीएसटी का पैसा भी कस्टमर से रिकवर करता है। यानी कि बिग बाजार अपना टैक्स का बर्डन अपने कस्टमर के ऊपर पास ऑन कर देता है। गवर्नमेंट ने जीएसटी पे करने का लायबिलिटी बिग बाजार पे लगाया है, लेकिन बिग बाजार ने ये लायबिलिटी पास ऑन कर दिया अपने कस्टमर को, यानी कि बर्डन पास ऑन कर दिया कस्टमर को। दिस इज द इनडायरेक्ट टैक्स। और ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि छोटी सी बातें हैं जो आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। Why are taxes levied? सर ये गवर्नमेंट टैक्सेस क्यों लगाती है? सर गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी में मेंटेन कर सके, डिफेंस में पैसा इन्वेस्ट कर सके। देखा है अभी आपने पाकिस्तान के साथ हमारे जो वॉर जैसे हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान कंटिन्यूसली हमारी टेरिटरी में आके हमारे ऊपर अटैक करता है, तो उसका जवाब देने के लिए डिफेंस में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। डिफेंस के लिए पैसा खर्च किया जाता है, हॉस्पिटल्स पे पैसा खर्च किया जाता है, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस पे पैसा खर्च किया जाता है। तो गवर्नमेंट के पास पैसा आता कहां से है? गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है टैक्सेस। गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस लेती है और इस टैक्सेस के पैसे को वो खर्च करती है डिफेंस के ऊपर, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जैसे कि रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट के पास ये टैक्सेस लेवाई करने की पावर आती कहां से है? गवर्नमेंट को ये टैक्सेस लेवाई करने की पावर मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द पावर टू लेवाई एंड कलेक्ट टैक्सेस, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर मिलती है और स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर मिलती है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू लेवाई टैक्सेस। Parliament and state legislatures are empowered to make laws on the matters enumerated in the 7th schedule by the virtue of Article 246 of the Constitution of India. तो 7th schedule of Article 246 of the Constitution of India टैक्स मैटर्स की बात करता है। उन टैक्स मैटर्स पे लॉ बनाए जा सकते हैं, और लॉ कौन फ्रेम करेगा? लॉ फ्रेम करेगी या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट। 7th schedule to Article 246 contains 3 lists. इसके पास 3 लिस्ट है which enumerates the matter under which Parliament and state legislature have the authority to make laws for the purpose of levy of taxes. These lists are Union list, State list and Concurrent list. यूनियन लिस्ट पावर देती है पार्लियामेंट को यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्सेस लेवी करने के लिए उन मैटर्स के लिए जिन मैटर्स को यूनियन लिस्ट में लिखा गया है। स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स लिखे गए हैं उन मैटर्स पे टैक्सेस लगाने का जिम्मेदारी स्टेट को दिया गया है, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो मैटर्स हैं उनमें पावर बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर को है। हम इनकम टैक्स पढ़ने वाले हैं, तो इनकम टैक्स कौन लगा रहा है? इनकम टैक्स लगा रहा है पार्लियामेंट। और ये कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है एंट्री नंबर 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट में। इनकम टैक्स इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स। एंट्री नंबर 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट कंटेन्स दिस एंट्री। क्लियर? अभी तक हमने समझ लिया टैक्सेस क्या होते हैं, टैक्सेस कितने टाइप्स के होते हैं, गवर्नमेंट टैक्सेस क्यों लगाती है, और गवर्नमेंट के पास ये टैक्सेस लगाने की पावर आती कहां से है। अब हम समझते हैं कि असेसी कौन होता है। Assessee means a person. Assessee means a person by whom any tax or any other sum of money is payable under this act. Assessee means a person by whom any tax or any other sum of money is payable under this act. Under this act का मतलब है यहां पर इनकम टैक्स है। क्लियर? और इसके अंदर कौन आता है? इसके अंदर दो व्यक्ति और आते हैं। एक व्यक्ति आता है डीम्ड असेसी। डीम्ड असेसी कौन होता है? सर जो असेसी नहीं है,
लेकिन मान लिया जाता है इनकम टैक्स में वो असेसी है। फॉर एग्जाम्पल ट्रस्ट के केस में जो डीम्ड असेसी है वो है ट्रस्टी। देखिए, ट्रस्ट को टैक्स देना है, लेकिन ट्रस्ट जो है वो आपका एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, नॉन लिविंग पर्सन है, तो ट्रस्ट खुद तो उठ के आएगी नहीं टैक्स पे करने के लिए। तो ट्रस्ट के केस में टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ट्रस्टी की। तो ट्रस्टी विल बी कंसीडर्ड एज डीम्ड असेसी। ठीक है। सिमिलरली मिस्टर एक्स है, ये यूनेटिक है और इनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर वाई है। तो मिस्टर एक्स की जितनी भी इनकम है उसके लिए असेसेबल कौन है? मिस्टर वाई। तो मिस्टर वाई विल बी कंसीडर्ड एज डीम्ड असेसी। ठीक है। एक और इंक्लूड है असेसी के अंदर, असेसी इंक्लूड असेसी इन डिफॉल्ट। असेसी इन डिफॉल्ट। असेसी इन डिफॉल्ट का मतलब क्या हुआ? सर, गवर्नमेंट सीबीडीटी इनकम टैक्स मुझसे कुछ पैसा मांग रही है टैक्स का, और वो टैक्स का पैसा मैं जमा नहीं कर रहा हूं, तो मैं क्या बन जाऊंगा? असेसी इन डिफॉल्ट। तो असेसी के अंदर कितने लोग आ गए? असेसी के अंदर 3 लोग आ गए। ऐसा व्यक्ति जिसे गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा देना है, ऐसा व्यक्ति जो किसी और के बिहाफ पे गवर्नमेंट को टैक्स देगा यानी कि डीम्ड असेसी, और तीसरा व्यक्ति वो जो असेसी इन डिफॉल्ट है यानी कि जिसने टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को देना है लेकिन नहीं दिया है, उसे भी हम क्या मानेंगे? असेसी मानेंगे। दैट इज असेसी इन डिफॉल्ट। अब वर्ड असेसी के अंदर, डेफिनेशन असेसी के अंदर एक वर्ड आया है पर्सन। पर्सन कौन होते हैं? तो पर्सन को डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 31 के अंदर। पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल। आप और मैं, हम लोग क्या है? इंडिविजुअल, और हम लोग पर्सन है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। एचयूएफ कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसको अपन प्यार से क्या बोलते हैं? इसको अपन प्यार से बोलते हैं एओपी। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इसको अपन प्यार से क्या बोलते हैं? बीओआई। फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, एंड द लास्ट वन इज लोकल अथॉरिटी। ठीक है। एक और व्यक्ति है, वो लिखा नहीं हुआ है, लिख देते हैं। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कौन हो गया? सर, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इंडिविजुअल नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एचयूएफ नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एओपी नहीं है, बीओआई नहीं है, फर्म नहीं है, कंपनी नहीं है, लोकल अथॉरिटी नहीं है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली क्या हो गया? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है। इसको अपन बोल के चलेंगे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो कितने तरीके के पर्सन हो गए? पर्सन हो गया इंडिविजुअल, आप और मैं। एचयूएफ यानी कि जिस फैमिली में हम हैं वो फैमिली अपने आप में क्या है? एचयूएफ है। तो अगर वो कोई बिजनेस चला रही है, फैमिली अगर कोई बिजनेस चला रही है, तो वो बिजनेस इनकम टैक्स में टैक्सेबल होगा एज एचयूएफ। फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी क्या हो गया? जैसे कि मैं कानपुर का हूं, तो जो कानपुर की म्युनिसिपल अथॉरिटी है केडीए, दैट इज लोकल अथॉरिटी। आप अगर दिल्ली में हैं तो दिल्ली की जो म्युनिसिपल अथॉरिटी है यानी कि डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर आप लुधियाना में हैं तो लुधियाना की जो म्युनिसिपल अथॉरिटी है लुधियाना डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑल दीज आर लोकल अथॉरिटीज। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये लोग पर्सन में आते हैं। एओपी और बीओआई, ये दो टर्म आपके लिए नए हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर। समझ में आ रही है बातें आप लोग को? क्लियर। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने पढ़ लिया कि असेसी कौन है, अभी तक हमने देखा कि पर्सन कौन है, टैक्स क्या होता है, टैक्स क्यों लगाया जाता है, गवर्नमेंट के पास पावर कहां से आती है टैक्स को लेवाई करने के लिए। आगे बढ़े? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है। थोड़ा स्पीड जल्दी रहेगा क्योंकि फास्ट ट्रैक बैच है, हमें कम समय में ज्यादा कवरेज करनी है। तो जो इररिलेवेंट बातें हैं या जो बेसिक बातें हैं उनको मैं जल्दी जल्दी दौड़ाऊंगा, और जहां पर इंपॉर्टेंट बातें होंगी वहां पर मैं अच्छे से समय लेकर चीजों को सॉल्व करूंगा। ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला आता है हमारे लिए असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है सर? असेसमेंट ईयर 12 मंथ्स का एक पीरियड होता है। असेसमेंट ईयर 12 मंथ्स का एक पीरियड होता है और इस असेसमेंट ईयर में हम क्या करते हैं? इस असेसमेंट ईयर में हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। द टर्म हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। दिस मींस अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स commencing on 1st April every year. The year in which income is earned is the previous year and such income is taxable in the immediately following year which is the assessment year. तो मुद्दे की बात क्या? Income is taxable in the immediately following year which is the assessment year. Income earned in the previous year 1819 is चार्जेबल टू टैक्स इन द असेसमेंट ईयर 1920। तो सर ये जो असेसमेंट ईयर वो ईयर है जिस ईयर में हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। प्रीवियस ईयर क्या है सर? प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 3। इट मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। एज मेंशन्ड अर्लियर द इनकम अर्न्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर। चलिए आपको थोड़ा डिटेल में समझाते हैं कि असेसमेंट ईयर क्या है और प्रीवियस ईयर क्या है। चलिए देखिए प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर है? प्रीवियस ईयर एक 12 महीने का फाइनेंशियल ईयर है। 12 महीने का फाइनेंशियल ईयर यानी कि ये अप्रैल में स्टार्ट होता है और ये मार्च में एंड होता है। प्रीवियस ईयर में हम क्या करते हैं सर? प्रीवियस ईयर में हम इनकम अर्न करने का काम करते हैं, ठीक है। असेसमेंट ईयर क्या होता है सर? असेसमेंट ईयर भी एक 12 महीने का फाइनेंशियल ईयर होता है यानी कि ये भी अप्रैल में स्टार्ट होता है और ये भी मार्च में एंड होता है। लेकिन हम असेसमेंट ईयर में क्या करते हैं? हम असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करते हैं और रिटर्न फाइल करते हैं। हम असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करते हैं और रिटर्न फाइल करते हैं। ये टैक्स पेड और रिटर्न फाइल किसका किया जाता है सर? ये जो टैक्स पे किया जाता है और रिटर्न फाइल किया जाता है ये किसका किया जाता है? ये प्रीवियस ईयर का किया जाता है। मतलब मान लीजिए आपने 2018-19 में इनकम कमाई तो 2018-19 की इनकम का रिटर्न और 2018-19 की इनकम पे टैक्स हम पे कब करेंगे? हम पे करेंगे असेसमेंट ईयर 2019-20 में। क्लियर है? तो मतलब कि अगर मैं आपसे कहूं प्रीवियस ईयर 2018-19 या मैं बोलूं असेसमेंट ईयर 2019-20 तो मैं एक ही बात कर रहा हूं, वन एंड सेम थिंग। बस फर्क क्या है? प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करी गई है और असेसमेंट ईयर में टैक्स दिया जा रहा है। इसका मतलब सर ये होता है कि हर ईयर जो है वो अपने आप में प्रीवियस ईयर भी है और हर ईयर अपने आप में असेसमेंट ईयर भी है। मतलब 2018-19 प्रीवियस ईयर है, इसमें हम इनकम अर्न कर रहे हैं और इस इनकम पे हम टैक्स देंगे अगले साल 2019-20 में। और 18-19 असेसमेंट ईयर है। ये असेसमेंट ईयर किसका है? उस इनकम का जो हमने अर्न करी थी 2017-18 में। क्लियर? तो 17-18 में जो इनकम अर्न करी है उसका टैक्स हमने 18-19 में दिया होगा। 18-19 में जो इनकम अर्न करी है उसका टैक्स हम कब पे करेंगे? 19-20 में। क्लियर? अभी देखिए जो हमारा इनकम टैक्स है इसमें हर साल चेंजेस आते हैं। ये जो आपका इनकम टैक्स एक्ट है, ये इनकम टैक्स एक्ट चेंज होता है एवरी ईयर। हर साल क्या किया जाता है? इसे चेंज किया जाता है। और ये चेंज कैसे होता है सर? हर साल फाइनेंस एक्ट पास होता है। फाइनेंस एक्ट के थ्रू इसमें क्या लाए जाते हैं? चेंजेस लाए जाते हैं।
फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते हैं, पार्लियामेंट में फाइनेंस बिल लेकर आते हैं। इस फाइनेंस बिल पे वोटिंग होती है, दोनों हाउसेस इसके ऊपर वोटिंग करते हैं और वोटिंग होने के बाद प्रेसिडेंट इस पे अपना सिग्नेचर देते हैं, यानी कि इसको अप्रूव करते हैं। और ये फाइनेंस बिल जो होता है वो फाइनेंस एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? अब जैसे ही ये फाइनेंस एक्ट बनता है, ये फाइनेंस एक्ट ऐड कर दिया जाता है टू करंट इनकम टैक्स। मतलब आपका इनकम टैक्स जो इस समय चल रहा होता है करंट इनकम टैक्स में ऐड कर दिया जाता है, यानी कि करंट इनकम टैक्स में क्या ला दिए जाते हैं, चेंजेस ला दिए जाते हैं। ठीक है, हर साल ये बिल आता है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी फाइनेंस बिल 19 आया है, ये क्या बनेगा सर, ये बनेगा फाइनेंस एक्ट 2019। अब ये फाइनेंस एक्ट 2019 की एप्लीकेबिलिटी कब आएगी, ये फाइनेंस एक्ट 2019 की एप्लीकेबिलिटी आएगी जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में इनकम अर्न करी जाएगी, वो चार्जेबल टू टैक्स होगी एज पर फाइनेंस एक्ट 2019। क्लियर? मतलब ये जो बिल आया है फाइनेंस बिल, ये इंटरिम बजट जो पास हुआ है, ये फाइनेंस बिल फाइनेंस एक्ट 19 बनेगा और ये फाइनेंस एक्ट 19 उस इनकम के ऊपर एप्लीकेबल होगा जो हम 2019-20 में अर्न करेंगे। तो सर हमारे एग्जाम में जो मई 19 है और जो नवंबर 19 है, क्या उसमें फाइनेंस एक्ट 19 आएगा? नहीं बच्चों, फाइनेंस एक्ट 19 आपके एग्जाम में अवेलेबल नहीं, एप्लीकेबल नहीं है। आपके एग्जाम में जो एप्लीकेबल है वो एप्लीकेबल है फाइनेंस एक्ट 2018। यानी कि हमारी जो क्लासेस होने वाली है, जो फास्ट ट्रैक बैच होने वाला है, ये फास्ट ट्रैक बैच किस पे टिका है, ये फास्ट ट्रैक बैच टिका है फाइनेंस एक्ट 2018 पे। क्लियर? ये फाइनेंस एक्ट 2018 किस पे एप्लीकेबल हो रहा है, ये फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है प्रीवियस ईयर 2018-19 पे और असेसमेंट ईयर 2019-20 में। क्लियर? समझ में आई बात यहां तक? ठीक है, चलिए वापस चलते हैं। तो प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया जिस ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं, और असेसमेंट ईयर वो ईयर हो गया जिस ईयर में हम रिटर्न फाइल करते हैं और टैक्सेस पे करते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात प्रीवियस ईयर में समझिएगा, अगर बिजनेस और प्रोफेशन नया सेटअप हुआ है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो इसका प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से चालू नहीं होगा। नॉर्मली सभी प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से चालू हो जाते हैं, लेकिन अगर आपका बिजनेस न्यूली सेटअप हुआ है तो इसका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से चालू नहीं होगा, इसका प्रीवियस ईयर चालू होगा जिस डेट से आपका बिजनेस एग्जिस्टेंस में आया है। क्या बोला मैंने? अगर आपने 2018-19 में नया बिजनेस स्टार्ट किया है से ऑन 1 जुलाई, तो आपका प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 18 से स्टार्ट नहीं होगा, आपका प्रीवियस ईयर 1 जुलाई 2018 से स्टार्ट होगा और एंड 31 मार्च 19 को होगा। यानी कि आपके प्रीवियस ईयर में 12 महीने नहीं होंगे, आपके प्रीवियस ईयर में 9 महीने होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 18 टू 31 मार्च 2019। सिमिलरली अगर आपने कोई नया सोर्स ऑफ इनकम ऐड किया है तो उसके लिए भी जिस दिन से वो नया सोर्स आया है आपके पास, उसी दिन से आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा। एग्जांपल देखते हैं तो आपको बात क्लियर होगी। B is running a business from 2013 onwards. Determine the previous year for the assessment year 1920. Assessment year 1920 यानी कि previous year 2018-19। अब क्योंकि बिजनेस 2013 से एग्जिस्टेंस में है,
यानी कि जब प्रीवियस ईयर 18-19 स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल 2018 को आपका बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो आपका प्रीवियस ईयर 18-19 कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट होगा और कब तक जाएगा? 31 मार्च 2019 तक जाएगा। क्लियर है? A chartered accountant set up his profession on 1st July 2018. Determine his previous year for the assessment year 2019-20, assessment year 2019-20 यानी कि previous year 2018-19। 1 अप्रैल 2018 को हमारा प्रोफेशन एग्जिस्ट नहीं करता था, हमारा प्रोफेशन एग्जिस्ट हुआ है 1 जुलाई 2018 से, यानी कि हमारा प्रीवियस ईयर 18-19 कब से कमेंस होगा? हमारा प्रीवियस ईयर 18-19 कमेंस होगा 1 जुलाई 2018 से 31 मार्च 2019 तक। क्लियर? असेसमेंट ईयर क्या होता है सर? असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में हम टैक्स पे करते हैं उस इनकम पे जो हमने अर्न करी थी प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर क्या होता है सर? प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जो 1 साल पहले होता है असेसमेंट ईयर से, और इस ईयर में हम क्या करते हैं? इनकम अर्न करते हैं। अगर आपका बिजनेस प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा उस डेट से जिस डेट से आपका बिजनेस एग्जिस्ट हुआ है, और ये एंड कब होगा? एंड होगा 31 मार्च को। क्लियर हो गई यहां तक बातें? ठीक, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। स्लैब रेट्स एप्लीकेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 आर एज फॉलोज। अब जो स्लैब रेट लिखा है ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है सर? ये स्लैब रेट इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल है, ये स्लैब रेट एचयूएफ के ऊपर एप्लीकेबल है, ये स्लैब रेट एओपी के ऊपर एप्लीकेबल है, ये स्लैब रेट बीओआई के ऊपर एप्लीकेबल है, और ये स्लैब रेट आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल है। यानी कि ये कितने लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है सर? ये टोटल 5 लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है। अब ये स्लैब रेट कैसे बनाया है गवर्नमेंट ने? देखिए, गवर्नमेंट ने लेवल्स बना दिए। आपका इनकम का लेवल बढ़ता जाएगा तो आपका टैक्स बढ़ता जाएगा। मतलब गवर्नमेंट ने क्या कहा है? लेवल बोल लो या गवर्नमेंट ने स्टेयर्स बना दिए। तो जब स्टेयर्स में जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज होता जाएगा। गवर्नमेंट क्या कहती है कि सर अगर आप 2.5 लाख रुपए, गवर्नमेंट कहती है सर अगर आप 2.5 लाख रुपए तक कमाते हो तो आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना है। आप 2.5 लाख रुपए तक कमाते हो तो आपको कुछ भी टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा कमाते हो, 2.5 लाख से ज्यादा कमाते हो, फॉर एग्जाम्पल साल शुरू हुआ, मैंने पहले 3 महीने में 2.5 लाख रुपए कमा लिए, तो गवर्नमेंट मेरे से पहले 3 महीने तक कोई टैक्स नहीं मांगेगी। 2.5 लाख तक गवर्नमेंट मुझसे कोई टैक्स नहीं लेगी। फिर मैंने चौथे महीने से जब इनकम अर्न करनी शुरू करी, मतलब 2.5 लाख से ऊपर जब मैंने कमाना शुरू किया, तो गवर्नमेंट कहती है तुमने 2.5 लाख के ऊपर जितना कमाया है मुझे उस पर 5% टैक्स चाहिए, जब तक तुम 5 लाख नहीं कमा लेते। यानी कि अगला स्लैब 2.5 लाख से 5 लाख तक जो आप कमाओगे उस पे लगेगा, यानी कि 5%। यानी कि आपने अगर 5 लाख रुपए कमाए तो गवर्नमेंट पहले 2.5 लाख पे आपसे कुछ भी पैसा नहीं मांगेगी टैक्स का, लेकिन 2.5 लाख के ऊपर आपने जितना कमाया अप टू ₹5 लाख तक उस पे गवर्नमेंट आपसे 5% टैक्स लेगी। ठीक है, मान लीजिए मैंने 6 महीने तक 5 लाख कमा लिए थे, तो गवर्नमेंट पहले 3 महीने के 2.5 लाख पे कुछ नहीं मांगेगी, और अगले 3 महीने में जो मैंने 2.5 लाख कमाए उस पे गवर्नमेंट मुझसे 5% मांगेगी। 6 महीने हो चुके हैं। 7वें, 8वें, 9वें महीने में मैंने 6 लाख रुपए कमा लिए या मैंने 5 लाख रुपए कमा लिए। 7th, 8th एंड 9th मंथ में मैंने 5 लाख और कमा लिए। गवर्नमेंट कहती है 5 लाख के ऊपर आप जितना कमाओगे हमें उस पे आपसे 20% टैक्स लेना है। गवर्नमेंट कहती है 5 लाख के ऊपर जितना कमाया है लेकिन 10 लाख तक हम आपसे कितना टैक्स मांगेंगे? 20%। और 10 लाख के ऊपर आपने जितना कमाया है उस पे हम आपसे टैक्स लेंगे
30%। लेवल्स बन गए हैं, लेवल्स बढ़ते जाएंगे, आपका टैक्स बढ़ता जाएगा। 10 लाख कमाता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि सीधे 20% टैक्स देना है। 10 लाख को सेग्रीगेट किया जाएगा। पहले 2.5 लाख पे मेरे को कुछ भी नहीं देना है। 2.5 लाख से 5 लाख तक जितना कमाया है उस पे मुझे 5% देना है। 5 लाख के ऊपर जितना कमाया है अप टू 10 लाख मेरे को 20% देना है। 10 लाख के ऊपर मैंने जितना कमाया है उस पे मेरे को गवर्नमेंट को 30% देना है। क्लियर है? एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने कमाए हैं 6,70,000 रुपए 2018-19 में। ठीक है? और मैं कौन हूं? मैं इंडिविजुअल हूं। 6,70,000 रुपए कमाए हैं, यानी कि आपने 5 लाख रुपए से ज्यादा कमाया है। यानी कि आप कौन से वाले स्लैब तक पहुंच जाओगे? फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। मतलब गवर्नमेंट आपसे 3 किश्तों में टैक्स लेगी। गवर्नमेंट आपसे 3 किश्तों पे टैक्स लेगी। 6,70,000 में जो पहले 2.5 लाख है उस पे गवर्नमेंट आपसे कुछ भी टैक्स नहीं लेगी। लेकिन 2.5 लाख के ऊपर 5 लाख तक आपने जितना कमाया है उस पे गवर्नमेंट आपसे 5% टैक्स लेगी। यानी कि 2.5 लाख के ऊपर और 5 लाख तक 2.5 लाख होते हैं। इस 2.5 लाख पे गवर्नमेंट 5% टैक्स लेगी, यानी कि 12,500 रुपए लेगी। और 5 लाख के ऊपर जितना कमाया है, 5 लाख के ऊपर मैंने कमाया है 1.7 लाख। इस 1.7 लाख पे गवर्नमेंट मेरे से 20% टैक्स लेगी, यानी कि गवर्नमेंट मेरे से टैक्स लेगी 34,000। 1.7 लाख का 0.20 34,000। और टोटल टैक्स कितना हो जाएगा? टोटल टैक्स हो जाएगा हमारे पास 46,500 रुपीज का। समझ में आ रही है बात? एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने कमाए हैं 4,70,000 रुपए। 4,70,000 कमाया, मतलब मैंने 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं कमाया है। तो मैं किस स्लैब तक पहुंच रहा हूं? मैं केवल दूसरे लेवल तक पहुंच रहा हूं। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी? 4,70,000 में जो 2.5 लाख रुपए हैं उस पे हमें तुमसे कोई टैक्स नहीं चाहिए, यानी कि पहले 2.5 लाख पे हो जाएगा नील। और बचे हुए 2.5 लाख के ऊपर जो कमाया है लेकिन 5 लाख तक, यानी कि 2.2 लाख पे हमें आपसे 5% टैक्स चाहिए। 2,20,000 का 5% होता है 11,000 रुपए। यानी कि आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा? आपको टैक्स देना पड़ेगा 11,000 रुपए का। क्लियर? एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए आपने कमाया है 10,90,000 रुपए। तो अगर आपने 10,90,000 रुपए कमाया, यानी कि आप चौथे लेवल तक पहुंच चुके हैं। गवर्नमेंट कहेगी सर आपने जो पहले 2.5 लाख तक कमाया है हमें उस पे आपसे कोई टैक्स नहीं लेना है। लेकिन 2.5 लाख के ऊपर और 5 लाख तक आपने जो कमाया है उस पे हमें आपसे 5% टैक्स लेना है, यानी कि 12,500 रुपए। 5 लाख के ऊपर लेकिन 10 लाख तक आपने जो कमाया है हमें उस पे आपसे 20% टैक्स लेना है। 5 लाख का 20% हो गया 1 लाख। और बचे हुए 90,000, 10 लाख के ऊपर आपने कितना कमाया है? 90,000। उस 90,000 पे हमें आपसे 30% टैक्स लेना है, यानी कि 27,000 रुपए। टोटल हमें आपसे टैक्स लेना है 1,39,500 का। समझ में आ रही है बात?
इनकम क्या करती जाएगी, टूटती जाएगी। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे गवर्नमेंट हमसे टैक्स कलेक्शन भी इंक्रीज कर देगी। क्लियर है यहां तक बातें, आगे बढ़े, ठीक है। इसके बाद अगला स्लैब है फॉर सीनियर सिटीजन। फॉर सीनियर सिटीजन, अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं जिसकी एज 60 ईयर से लेकर 79 ईयर्स तक जाती है, उसके ऊपर यह स्लैब लगेगा। देखिए आप केवल इंडिविजुअल हैं तो आपके लिए पहला वाला स्लैब था। इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है और आपकी एज 60 ईयर से कम है तो पहला वाला स्लैब लगेगा। और अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है, स्पेसिफिकली बोल रहा है ये स्लैब रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए है जिसकी एज 60 से 79 ईयर्स तक है। अगर नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो उसके लिए भी पहला वाला स्लैब है। समझ में आ रही है बात? यानी कि जो स्लैब लिखा हुआ है, दिस स्लैब इज ओनली स्पेसिफिकली फॉर द सीनियर सिटीजन रेसिडेंट इंडिविजुअल। दिस स्लैब इज स्पेसिफिकली फॉर सीनियर सिटीजन रेसिडेंट इंडिविजुअल। नॉर्मली सबको 2.5 लाख रुपए तक छूट देती है गवर्नमेंट, लेकिन सीनियर सिटीजन को गवर्नमेंट ने छूट दी है 3 लाख रुपए तक की। गवर्नमेंट कहती है पहले 3 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से लेकर 5 लाख तक जो आप कमाओगे उस पे हमें 5% टैक्स दे देना। 5 लाख के ऊपर 10 लाख तक जितना कमाओगे उस पे हमें 20% टैक्स दे देना। और 10 लाख के ऊपर जितना कमाओगे उस पे 30%। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। 2.5 लाख तक हमें कोई टैक्स नहीं लेना, 3 लाख तक हमें कोई टैक्स नहीं लेना। 3 लाख के ऊपर जितना कमाओगे 5 लाख तक 5%, 5 लाख के ऊपर जितना कमाओगे 10 लाख तक उस पे 20%, 10 लाख के ऊपर जितना कमाओगे उस पे 30% का टैक्स आपको हमें पे करना पड़ेगा। क्लियर? एग्जाम्पल लेते हैं तो बातें और क्लियर हो जाएंगी। मिस्टर मुकेश है, इनकी एज है मान लीजिए 68 इयर्स और ये भाई साहब रेसिडेंट है। ठीक है, मान लीजिए इन्होंने इनकम अर्न करी है प्रीवियस ईयर 2018-19 में 7,90,000, तो इन्हें कितना टैक्स देना पड़ेगा? तो गवर्नमेंट कहती है तुम सीनियर सिटीजन हो तो पहले 3 लाख पे हमें तुमसे कोई टैक्स नहीं चाहिए, लेकिन तुमने 3 लाख के ऊपर जितना कमाया है 5 लाख तक, यानी कि बैलेंस बचे 2 लाख पे हमें आपसे 5% टैक्स चाहिए, यानी कि हमें आपसे 10,000 रुपए का टैक्स चाहिए। और 5 लाख के ऊपर जितना कमाया है 10 लाख तक, तो इन्होंने कितना कमाया है? 790। 5 से ऊपर कितना है? 5 से ऊपर है 2,90,000। इस 2,90,000 पे हमें तुमसे 20% चाहिए। 2,90,000 का 20% होता है सर जी 58,000 रुपीस, यानी कि टोटल टैक्स जो मिस्टर मुकेश को देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 68,000 रुपीस का। क्लियर हो गई बातें? इसी तरीके से गवर्नमेंट ने जो वेरी सीनियर सिटीजन्स है, वेरी सीनियर सिटीजन्स कौन है सर? जिनकी एज 80 इयर्स या उससे ज्यादा है, और जो क्या है? रेसिडेंट इंडिविजुअल्स है। जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है एज 80 इयर्स और मोर, इनको हम प्यार से क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं प्यार से वेरी सीनियर सिटीजन। तो वेरी सीनियर सिटीजन के ऊपर यह स्लैब लगता है।
गवर्नमेंट वेरी सीनियर सिटीजन से कहती है कि आप 5 लाख रुपए तक जो कमाओगे उस पे हम आपसे कुछ भी टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन 5 लाख के ऊपर आप जो कमाओगे 10 लाख रुपए तक उस पे हम आपसे टैक्स लेंगे 20% का, और 10 लाख के ऊपर जो कमाओगे उस पे हम आपसे टैक्स लेंगे 30% का। बात समझ में आ रही है? वेरी सीनियर सिटीजन हु इज रेसिडेंट इंडिविजुअल इनको 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है। 5 लाख के ऊपर जितना कमाएंगे 10 लाख तक उस पे 20%, और 10 लाख के ऊपर जितना कमाएंगे उस पे 30% से टैक्स देंगे। आइए इसका भी एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए अगर मिस्टर मुकेश की एज 68 इयर्स ना होके 82 इयर्स होती तो इन्हें कितना टैक्स देना पड़ता? अगर मिस्टर मुकेश 82 इयर्स के होते, इफ मिस्टर मुकेश 82 इयर्स के होते तो इनको पहले 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, और 5 लाख के ऊपर इन्होंने जितना कमाया है यानी कि 2.9 लाख पे इन्हें 20% टैक्स देना पड़ता, यानी कि 58,000 रुपीस, यानी कि इनकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आती 58,000 रुपीस की। क्लियर हो रही है बात? ठीक। अच्छा, अब मैं थोड़ा आपका कंफ्यूजन अगर आपको आ रहा है तो मैं दूर कर देता हूं। मान लीजिए मिस्टर राम है और ये रेसिडेंट इंडिविजुअल है, इनकी एज 50 इयर्स है, 62 इयर्स है और 82 इयर्स है। तो जो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स है, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स है वो कितना है? अगर 50 इयर्स है तो इनको 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है। अगर 62 इयर्स है तो इन्हें 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है, और अगर 82 इयर्स है तो इन्हें 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना। क्लियर? मिस्टर श्याम है, ये जो है ये नॉन रेसिडेंट है। मिस्टर श्याम जो है वो नॉन रेसिडेंट है और इनकी जो एज है ए में 50 इयर्स, बी में 62 इयर्स और सी में 82 इयर्स है। इनका मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स कितना होगा? नॉन रेसिडेंट के लिए एज मैटर नहीं करती, इनको जो छूट मिलेगी वो सिर्फ कितनी मिलेगी? 2.5 लाख रुपए की। रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए एज मैटर करती है। एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन सबके लिए 2.5 लाख, नॉन रेसिडेंट के लिए 2.5 लाख, रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी एज लेस देन 60 इयर्स है उसके लिए 2.5 लाख। लेकिन अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं 60 साल या उससे ऊपर लेकिन 79 इयर्स तक हैं तो आपके लिए 3 लाख रुपए तक की छूट। अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं और आपकी एज 80 इयर्स या उससे ज्यादा है तो आपको 5 लाख रुपए तक की छूट है। क्लियर है? ठीक है। फर्म और एलएलपी को टैक्स देना है सीधे 30% से, लोकल अथॉरिटी को टैक्स देना है सीधे 30% से। कोऑपरेटिव सोसाइटी है, पहले 10,000 पे 10%, 10,000 के ऊपर 20,000 तक 20%, 20,000 के ऊपर 30%। बेकार है, एग्जाम में नहीं आने वाला है। कंपनी हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, अगर कंपनी का 16-17 में टर्नओवर 250 करोड़ तक का है तो कंपनी को फ्लैट टैक्स देना है 25% से, कोई छूट नहीं है। बाकी केसेस में 30% देना है। फॉरेन कंपनी है और इनके पास
फीस आती है फ्रॉम रेंडरिंग द टेक्निकल सर्विसेज, और ये फीस इनको कहां से मिलती है? गवर्नमेंट से मिलती है या फिर किसी इंडियन कंसर्न से मिलती है, तो 50%। और अगर फीस फ्रॉम टेक्निकल सर्विसेज नहीं है तो फॉरेन कंपनी को टैक्स देना है 40% से। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्पस के लिए, क्योंकि हमारे सिलेबस में कंपनी नहीं है। हमें सिलेबस में क्या देना है? इंडिविजुअल के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। अब बात करते हैं सरचार्ज। गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स के ऊपर टैक्स लगा देती है, जिसको वो बोलती है सरचार्ज। ये सरचार्ज कब लगता है वो समझना जरूरी है। द रेट ऑफ सरचार्ज इज एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर 1920 आर एस फॉलो। सरचार्ज मैंने आपको समझा दिया। ये सरचार्ज क्या है? ये है एडिशनल टैक्स। और ये एडिशनल टैक्स किसके ऊपर है? एडिशनल टैक्स है ऑन इनकम टैक्स। इनकम के ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स के ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो है आपका सरचार्ज। अब ये सरचार्ज कब लगेगा? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के केस में अगर आपकी इनकम एक्सीड करती है 50 लाख रुपए, लेकिन अप टू ₹1 करोड़ है, इनकम 50 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है, तो सरचार्ज लगेगा 10%। यानी कि अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए तक है तो सरचार्ज नहीं लगेगा। अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए तक है तो सरचार्ज नहीं लगेगा। इनकम 50 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ रुपए तक है तो सरचार्ज लगेगा एट द रेट ऑफ 10%। अगर आपकी इनकम एक्सीड करती है 1 करोड़ रुपए को तो आपका सरचार्ज लगेगा एट द रेट ऑफ 15%। स्लैब बना दिया इस पे भी सर जी। अगर आप कमाते हैं 50 लाख से ज्यादा लेकिन 1 करोड़ रुपए तक, तो आपको अपने इनकम टैक्स के ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा 10% का। और अगर आप कमाते हैं 1 करोड़ रुपए से ज्यादा तो आपको अपने इनकम टैक्स पे टैक्स देना पड़ेगा 15% का। कंपनी के केस में जब टर्नओवर, फर्म के केस में अगर टर्नओवर 1 करोड़ एक्सीड करता है तो 12%। कंपनी के केस में टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ तक का है तो 7%। 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12%। फॉरेन कंपनी के केस में 1 करोड़ से ज्यादा कमाते हो, 10 करोड़ तक कमाते हो तो 2%, और 10 करोड़ से ज्यादा कमाते हो तो 5%। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जब कंपनी का टैक्स रेट ही इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसका सरचार्ज भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सिलेबस में था, पढ़ाना था, इसलिए बता दिया मैंने आपको। अगला कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल रिलीफ। अब ये मार्जिनल रिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें बहुत फंसते हैं, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है? द टोटल अमाउंट पेबल एज इनकम टैक्स एंड सरचार्ज on total income exceeding rupees 50 lakh and 1 crore shall not exceeds total amount payable as income tax on total income of rupees 50 lakh and 1 crore by more than the amount of income that exceed rupees 50 lakh and rupees 1 crore respectively। अरे भाई कहना क्या चाहते हो? सर कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या बोल रहा है? ठीक है बच्चों, नहीं समझ में आया इसीलिए तो आप YouTube पे आए हो, इसीलिए तो आप फास्ट ट्रैक बैच देख रहे हो, इसीलिए तो आपको मेरी जरूरत पड़ रही है। मैं किस लिए हूं? मैं समझाता हूं मार्जिनल रिलीफ क्या है आपको। चलिए इसके लिए एग्जाम्पल बनाते हैं, एग्जाम्पल बनाते हैं और गवर्नमेंट को बताते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, कितने पापी हो तुम, कितने निर्दयी हो तुम, कितने लालची हो तुम। ठीक है चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। सर मिस्टर राम है, इनकी एज है 58 इयर्स और मान लेते हैं इनकी इनकम है 50 लाख रुपए। क्लियर? इनकी इनकम है 50 लाख रुपए। तो इस इनकम पे टैक्स कितना लगेगा? सर गवर्नमेंट कहेगी पहले 2.5 लाख पे हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, अगले 2.5 लाख पे हमें तुमसे
5% चाहिए। 5 लाख के ऊपर लेकिन 10 लाख तक तुमने जितना कमाया है हमें उस पे 20% चाहिए। मैंने कहा भाई ले लो, कमा रहे देंगे, क्या दिक्कत है। इसके बाद कहता है कि जो तुमने 10 लाख के ऊपर कमाया है उस पे हमें 30% चाहिए। ले ले भाई, पैसे की कमी थोड़े ना है हमारे पास, बहुत कमा रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि अगर आप 50 लाख तक कमाते हो तो पहले 2.5 लाख पे कुछ नहीं, अगले 2.5 लाख पे 5, बाकी 5 पे, अगले 5 पे 20 और बचे हुए 40 पे 30%, यानी कि आपको टोटल टैक्स देना पड़ेगा सर जी 12 और 1 13, आपको टैक्स देना पड़ेगा 13,12,500 रुपए। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, दे देंगे। ठीक है, मान लीजिए नाउ सपोज मिस्टर राम की जो इनकम है वो हो गई ₹51 लाख। मिस्टर राम ने कितने रुपए कमा लिए? 51 लाख रुपीस कमाए। तो 51 लाख पे टैक्स कितना लगेगा? तो पहले 2.5 लाख पे गवर्नमेंट हमसे कुछ टैक्स नहीं लेगी, अगले 2.5 लाख पे गवर्नमेंट हमसे 5% मांगेगी, यानी कि 12,500 रुपए। अगले 5 लाख पे गवर्नमेंट हमसे 20% मांगेगी, यानी कि 1 लाख रुपए। और 10 लाख के ऊपर जितना कमाया है यानी कि 41 लाख पे 41 लाख पे गवर्नमेंट हमसे मांगेगी 30%। 41 लाख का 30% हम निकालेंगे, आएगा 12,30,000 रुपए। टोटल टैक्स बन जाएगा हमारा 13,42,500। मैंने कहा बस खुश, ले लो टैक्स। कहती है ऐसे कैसे बाबू, आपने 50 लाख रुपए से ज्यादा कमाया है, यानी कि हमें अब आपसे क्या चाहिए? हमें आपसे अब चाहिए सरचार्ज। अच्छा भाई, कितना? 50 लाख के ऊपर 1 करोड़ के अंदर आपसे टैक्स लिया जाता है 10% का सरचार्ज। 13,42,000 का 10% is 1,34,250। 1,34,250। ओके, यानी कि टोटल टैक्स सर हमारा हो गया 14,76,750। क्लियर हुई बात? देखो, जब मैं 50 लाख रुपए कमा रहा था तो मैं टैक्स दे रहा था 13,12,500, और जब मैं 51 लाख कमा रहा हूं तो मैं टैक्स दे रहा हूं 14,76,750, 14,76,750। मेरी एडिशनल इनकम कितनी आई? सर आपने एडिशनल इनकम अर्न करी 51 लाख माइनस 50 लाख, यानी कि आपने एक्स्ट्रा कमाए 1 लाख। अब मैंने एडिशनल टैक्स कितना दिया? सर जब आप 51 लाख कमा रहे हैं तो आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं 14,76,750 रुपीस, और जब आप 50 लाख कमा रहे थे तो आप गवर्नमेंट को दे रहे थे 13,12,500 रुपए, यानी कि आप एडिशनल टैक्स दे रहे हो गवर्नमेंट को 1,64,250। दिखाई दे रहा है सर आपको? अगर आप 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाते हैं तो गवर्नमेंट आपसे इस 1 लाख पे एक्स्ट्रा टैक्स मांग रही है 1,64,250। अब मिस्टर राम क्या कहेंगे कि सर हमसे कितना बड़ा पाप हो गया, हमने एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए कमा के गवर्नमेंट को 1,64,250 का टैक्स दिया। मतलब जो लाख रुपए कमाए वो तो गए ही गए, उल्टा जेब से 64,250 भी चला गया। यानी कि गवर्नमेंट ने
हमसे इस 1 लाख रुपए पे 100% से ज्यादा टैक्स ले लिया। गवर्नमेंट ने इस 1 लाख रुपए पे हमसे 100% से ज्यादा टैक्स ले लिया। ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी गवर्नमेंट मैक्सिमम जो टैक्स कलेक्ट कर सकती है वो 100% कर सकती है। 100% से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने की पावर गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो गवर्नमेंट यहां पे एक्स्ट्रा टैक्स कितना कलेक्ट कर रही है? गवर्नमेंट यहां पे एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट कर रही है 64,250 का। गवर्नमेंट हमसे एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट कर रही है 64,250 का। तो गवर्नमेंट हमें क्या देगी? गवर्नमेंट हमें दे देगी मार्जिनल रिलीफ। और ये मार्जिनल रिलीफ किसकी होगी? ये जो आप एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहे हो उसकी। यानी कि 64,250 का आपको रिलीफ मिल जाएगा। यानी कि आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 14,12,500। अब इस मार्जिनल रिलीफ के बाद की पोजीशन देखिए। इस मार्जिनल रिलीफ के बाद की पोजीशन देखिए कैसे चेंज हो गई आफ्टर मार्जिनल रिलीफ। आफ्टर मार्जिनल रिलीफ आपकी एक्स्ट्रा इनकम कितनी आई थी? आपकी एक्स्ट्रा इनकम आई थी 1 लाख। अब आपका एक्स्ट्रा टैक्स कितना आ रहा है? आपका एक्स्ट्रा टैक्स आ रहा है 14,12,500 माइनस 13,12,500 यानी कि 1 लाख रुपए का। यानी कि 1 लाख रुपए का। क्लियर? देखिए 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 मार्जिनल रिलीफ से पहले आप टैक्स दे रहे थे 14,76,750 का। लेकिन मार्जिनल रिलीफ मिलने के बाद आप टैक्स दे रहे हैं 14,12,500 रुपए का। और जब आप 50 लाख कमा रहे थे तो भी आप टैक्स कितना दे रहे थे? 13,12,500 रुपए का। यानी कि आपने 50 लाख के ऊपर कितना कमाया? 1 लाख। और आपने 50 लाख के ऊपर टैक्स कितना दिया? 1 लाख। यानी कि जो आपने एडिशनल 1 लाख रुपीस कमाए, आपने जो एडिशनल 1 लाख रुपीस कमाए, उस एडिशनल 1 लाख पे जो आपने टैक्स दिया है वो कितने रुपए का दिया है? 1 लाख रुपीस का। तो मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति सरचार्ज की वजह से ज्यादा टैक्स पे कर रहा है। सरचार्ज क्यों लगा है? सरचार्ज इसलिए लगा है क्योंकि राम ने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाए हैं। तो मैक्सिमम टैक्स उस 1 लाख एक्स्ट्रा पे कितना लग सकता है? 1 लाख। सरचार्ज की वजह से उस एक्स्ट्रा 1 लाख पे 1 लाख से ज्यादा का टैक्स नहीं दिया जा सकता। क्लियर हुई मेरी बात? चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर राम है, इनकी इनकम है 75 lakhs और इनकी एज है मान लेते हैं 58 years। तो जरा 75 लाख पे टैक्स निकालते हैं। पहले 2.5 लाख पे हमें कोई टैक्स नहीं देना है। अगले 2.5 लाख पे हमें टैक्स देना पड़ेगा 5% के हिसाब से। अगले 5 लाख पे हमें टैक्स देना पड़ेगा 20% के हिसाब से। और बचे हुए 65 लाख पे हमें टैक्स देना पड़ेगा 30% के हिसाब से। 19,50,000। टोटल टैक्स कितने का हो जाएगा?
टोटल टैक्स हो जाएगा 20,62,500। अब क्योंकि आपने 50 लाख रुपए से ज्यादा कमाया है तो आपको सरचार्ज भी देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10%। 10% हम निकालेंगे तो आएगा 2,06,250, यानी कि टोटल टैक्स हो जाएगा 22,68,750। ठीक है, अब रिलीफ की बात करते हैं। रिलीफ की बात करते हैं। आप 50 लाख पे टैक्स कितना दे रहे थे? हम 50 लाख पे टैक्स दे रहे थे 13,12,500 रुपए। 75 लाख पे हम टैक्स कितना दे रहे हैं? 22,68,750। हमने एक्स्ट्रा इनकम कितनी अर्न करी है? हमने एक्स्ट्रा इनकम अर्न करी है 25 लाख, और हम एक्स्ट्रा टैक्स कितना दे रहे हैं? 22,68,750 में से 13,12,500 माइनस कर दीजिए। हम एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हैं 9,56,250 का। तो जो एडिशनल टैक्स है वो एडिशनल इनकम से कम है। एडिशनल टैक्स जो है वो एडिशनल इनकम से कम है, यानी कि अब हमें मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगी। ठीक है, यानी कि हमें टैक्स कितना देना पड़ेगा? 22,68,750। क्रक्स क्या निकल रहा है? क्रक्स निकल रहा है कि सर जी मार्जिनल रिलीफ आपको मिलेगी जब आपका एडिशनल टैक्स एडिशनल इनकम से ज्यादा हो। जब आपका एडिशनल टैक्स एडिशनल इनकम से ज्यादा होगा तो आपको मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल होगी। क्लियर है? समझ में आई मेरी बात? चलिए एक एग्जांपल और करते हैं जहां पर हम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं। मान लीजिए मिस्टर मुकेश है, इनकी एज 60 इयर्स की है और इनकी इनकम है ₹1 करोड़। इनकी इनकम है ₹1 करोड़ और ये जो है व्यक्ति ये रेसिडेंट भी है। ठीक है, तो हमें इनकी इनकम पे अब टैक्स निकालना है अगर ये 1 करोड़ रुपए कमाते हैं तो। सीनियर सिटीजन है और रेसिडेंट है तो पहले 3 लाख पर कुछ भी टैक्स नहीं जाएगा। अगले 2 लाख पे गवर्नमेंट 5% टैक्स मांगेगी, यानी कि 10,000 रुपीज। अगले 5 लाख पे गवर्नमेंट इनसे 20% टैक्स मांगेगी, यानी कि 1 लाख रुपए। और बचे हुए 90 लाख पे इनसे गवर्नमेंट 30% टैक्स मांगेगी, यानी कि हो गए 27 लाख रुपए। टोटल जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 28,10,000 रुपए। क्लियर? टोटल टैक्स जो लगेगा वो लगेगा 28,10,000 रुपए। अब क्योंकि इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ के अंदर है तो सरचार्ज कितना लगेगा? सरचार्ज लगेगा एट द रेट ऑफ 10%, यानी कि 2,81,000 और टोटल टैक्स निकलेगा 30,91,000। क्लियर?
अब यही व्यक्ति अगर 1 करोड़ 1 लाख कमाता, 1 करोड़ 1 लाख कमाता तो टैक्स कितना जाता? अगर यही व्यक्ति 1 करोड़ 1 लाख रुपए कमाता तो टैक्स जाता पहले 2.5 लाख पे नील, अगले सॉरी सीनियर सिटीजन है, ध्यान नहीं देते हो बिल्कुल सर, आप भी जोश जोश में सारा काम करने निकल बैठते हो, ध्यान दीजिए सर जी। देखिए ऐसे ही गलती होती है एग्जाम में। फर्स्ट 3 लाख पे गवर्नमेंट हमसे कुछ टैक्स नहीं लेगी, अगले 2 लाख पे गवर्नमेंट हमसे 5% टैक्स लेगी, अगले 5 लाख पे गवर्नमेंट हमसे 20% टैक्स लेगी, बचे हुए 91 लाख पे गवर्नमेंट हमसे 30% टैक्स लेगी, टोटल टैक्स जो हमसे लिया जाएगा वो लिया जाएगा 28,40,000। अब क्योंकि हमारी इनकम 1 करोड़ एक्सीड कर गई है, गवर्नमेंट हमसे सरचार्ज कितना मांगेगी? 15%। तो 28,40,000 का 15% हम निकालेंगे तो आएगा 4,26,000। 4,26,000 और टोटल टैक्स हो जाएगा 32,66,000। ठीक है, अब यहां पर किसका कॉन्सेप्ट आएगा सर जी? अब यहां पर आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा मार्जिनल रिलीफ का। अब यहां हमें क्या मिलने वाली है? अब यहां हमें मिलने वाली है मार्जिनल रिलीफ। देखिए 1 करोड़ तक कमाते थे तो आप टैक्स भरते थे 30,91,000। 1 करोड़ 1 लाख 1 लाख एक्स्ट्रा कमाया तो आपकी लगभग टैक्स लायबिलिटी 1.5 लाख रुपए से इंक्रीज हो चुकी है। तो गवर्नमेंट अब आपको क्या करेगी? गवर्नमेंट अब आपको रिलीफ प्रोवाइड करेगी। रिलीफ कितनी प्रोवाइड करेगी ये देखना है। एडिशनल इनकम हमने कितनी कमाई है? 1 करोड़ के ऊपर हमने कमाया है 1 करोड़ के ऊपर हमने कमाया है 1 लाख। एडिशनल इनकम हमने अर्न करी है 1 लाख और एडिशनल टैक्स हमें कितना देना पड़ रहा है? 1 करोड़ 1 लाख पे टैक्स आ रहा है 32,66,000 और 1 करोड़ पे टैक्स आ रहा था 30,91,000। यानी कि आपने जो एडिशनल टैक्स दिया है वो दिया है 1,75,000 का। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आपका अगर एडिशनल टैक्स अगर एडिशनल इनकम से ज्यादा है तो आप जितना एडिशनल टैक्स दे रहे हैं उसका रिलीफ पा जाएंगे, यानी कि आप मैक्सिमम 100% ही टैक्स देंगे उस एडिशनल इनकम पे। यानी कि यहां पर हमें मार्जिनल रिलीफ कितने की मिल जाएगी? 75,000 की। 32,66,000 में से 75,000 माइनस हो जाएंगे, यानी कि हमारी टैक्स लायबिलिटी जो आएगी वो आएगी 31,91,000। देखिए अगर आप 1 करोड़ कमा रहे थे तो आप टैक्स दे रहे थे आप 1 करोड़ कमा रहे थे तो टैक्स दे रहे थे 30,91,000। आपने 1 करोड़ 1 लाख कमाया, एक्स्ट्रा 1 लाख पे आपको पूरा 1 लाख टैक्स देना पड़ा। आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी हो गई? 31,91,000। यानी कि आफ्टर रिलीफ
आफ्टर रिलीफ आपको क्या इंपैक्ट मिला? आफ्टर रिलीफ क्या हुआ? बिफोर रिलीफ क्या हो रहा था? बिफोर रिलीफ आप एडिशनल कमा रहे थे 1 लाख और आप एडिशनल टैक्स दे रहे थे 1.75 लाख। लेकिन अगर आपको रिलीफ दे दी गई तो आप एडिशनल भी कमा रहे हो 1 लाख और एडिशनल टैक्स जो दे रहे हो वो भी दे रहे हो 1 लाख, यानी कि आप मैक्सिमम कितना टैक्स दे रहे हो? 100%। और कोई भी व्यक्ति 100% से ज्यादा का टैक्स नहीं दे सकता। क्लियर हो गई यहां तक बातें? ठीक है, चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ये एग्जांपल नंबर 3 आप लगा लीजिएगा, मॉड्यूल का है। और यहां पर एग्जांपल नंबर 2 भी था, वो भी लगा लीजिएगा, वो भी मॉड्यूल का है। ये दोनों लगा लीजिएगा, मॉड्यूल में इसके आंसर आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, रिबेट यानी कि छूट। रिबेट इज अवेलेबल इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। असेसी इज रेसिडेंट इंडिविजुअल, यानी कि ये रिबेट सिर्फ किसको मिलेगी? रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगी। टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं कमा रहे हो आप। रिबेट आपको मिलेगी विच एवर इज लोअर, या तो टैक्स पेबल की या तो 2500 रुपए की। क्लियर है? आपको रिबेट मिलेगी अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो तो 3.5 लाख रुपए तक कमाते हो तो। ये दोनों कंडीशन अगर आपने सेटिस्फाई कर दी तो आपको क्या दे दी जाएगी? तो आपको रिबेट दे दी जाएगी। और रिबेट किसकी मिलेगी? या तो टैक्स पेबल की या तो 2500 रुपए की, विच एवर इज लोअर। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर भी। सपोज कर लीजिए मिस्टर राम है, रेसिडेंट है, एज है इनकी 30 इयर्स और इनकी इनकम है 3,20,000 रुपए। तो इन्हें क्या मिलेगी? रिबेट मिल सकती है। इनको पहले 2.5 लाख पे कितने रुपए देकर टैक्स देना है? पहले 2.5 लाख पे इनको कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख के ऊपर जो कमाया है 50,000 रुपए तक, उस पे इनको 5% टैक्स देना है। 70,000 का 5% हम निकालेंगे, आएगा 3500। इस 3500 रुपए में से हमें क्या मिल जाएगा? इस 3500 रुपए में से हमें मिल जाएगा रिलीफ अंडर सेक्शन 87A। रिलीफ मिलेगा टैक्स पेबल का, टैक्स पेबल है 3500 या फिर 2500, विच एवर इज लोअर। 2500 रुपए कम होता है, 2500 रुपए की रिबेट मिल जाएगी, यानी कि जो हमारा टैक्स पेबल निकलेगा वो कितने का निकलेगा? 1000 रुपए का। क्लियर? एक एग्जांपल और करते हैं और इसमें मैं आपको एक क्रक्स भी देता हूं। मान लीजिए मिस्टर मुकेश है, एज है इनकी 35 इयर्स और ये भी हमारे रेसिडेंट हैं। इनकी इनकम है 3,50,000 रुपए। तो पहले 2.5 लाख पे इनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा और अगले 1 लाख पे इन्हें टैक्स देना पड़ेगा 5% का, यानी कि 5,000। इनका टैक्स निकल रहा है 5,000 रुपए का। इन्हें क्या मिल जाएगी? इन्हें मिल जाएगी रिबेट अंडर सेक्शन 87A, या तो टैक्स की या तो 2500 रुपए की, विच एवर इज लोअर। 2500 रुपए की रिबेट मिल जाएगी, यानी कि इन्हें टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? 2500 रुपए। ठीक है, मान लीजिए अगर ये 3 लाख रुपए कमाते तो टैक्स पेबल कितना निकलता?
पहले 2.5 लाख पे इन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता और अगले 50,000 पे इन्हें 5% का टैक्स देना पड़ता, 2500 टैक्स निकलता 2500 और इन्हें अब फिर से रिबेट मिल जाती। क्यों? क्योंकि मुकेश इंडिविजुअल है और रेसिडेंट है और इनकम 3.5 लाख के अंदर है। रिबेट किसकी मिलती? या तो टैक्स पेबल की या तो 2500 रुपए की। 2500 रुपए की रिबेट मिल गई, टैक्स लायबिलिटी क्या हो गई? नील। यानी कि कहना क्या चाह रहा है, इस रिबेट का क्रक्स ये निकलता है, इस रिबेट का क्रक्स ये निकलता है कि अगर कोई व्यक्ति इफ असेसी कौन है? असेसी रेसिडेंट इंडिविजुअल है और उसकी इनकम इज लेस देन और इक्वल्स टू 3 लाख है, तो उसे कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल है और उसकी इनकम 3 लाख रुपए तक है तो उसे कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। क्लियर? 3 लाख के ऊपर कमाएगा तभी टैक्स लायबिलिटी निकलेगी, अदरवाइज टैक्स लायबिलिटी नील हो जाएगी। क्लियर है? चलिए फटाफट से एक लास्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं और बेसिक्स वाला चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा। लास्ट है हमारे पास हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑन इनकम टैक्स। ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस निकाला जाएगा 4% ऑफ इनकम टैक्स एंड surcharge. It is leviable to fulfill the commitment of the government to provide and finance quality health services and universalize the quality basic education and secondary and higher education. ठीक है, तो गवर्नमेंट इनकम और सरचार्ज के ऊपर क्या लगा देती है? 4% का सेस लगा देती है। चलिए सामने एग्जांपल है, एग्जांपल करते हैं। राघव है, इनकी एज 26 ईयर्स है और इनकी टोटल इनकम है 3,40,000 comprising the salary income and interest on bank FD. Compute his tax liability for assessment year 1920. मैं ये assume कर रहा हूं यहां पर कि मिस्टर राघव जो है वो रेसिडेंट है, तो पहले 2.5 लाख पे इन्हें गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना है। अगले 90,000 पे गवर्नमेंट इनसे 5% का टैक्स मांगेगी, यानी कि 4500 रुपए। टोटल टैक्स हो गया 4500। इस 4500 में से गवर्नमेंट इन्हें देगी रिबेट अंडर सेक्शन 87A, या तो टैक्स पेबल की या तो 2500 रुपए की। इसमें से जो भी लोअर है, 2500 रुपए लोअर है, 2500 का रिबेट मिल जाएगा, बचे 2000। गवर्नमेंट इस 2000 पे क्या लगा देगी? गवर्नमेंट इस 2000 पे लगा देगी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। 2000 का 4% होता है 80, यानी कि टैक्स पेबल जो निकलेगा वो कितने का निकलेगा? 2080 रुपए का निकलेगा। जो टैक्स पेबल निकलेगा वो कितने का निकलेगा? 2080 रुपए का निकलेगा। ठीक है, चलिए एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, हम इनकम को एंड टैक्स को दोनों को राउंड ऑफ कर देते हैं मल्टीपल्स ऑफ 10 में। दोनों को राउंड ऑफ कर देते हैं मल्टीपल्स ऑफ ₹10 में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम 2,86,394 है, 2,86,395 है। देखो, अगर लास्ट डिजिट 5 या उससे ज्यादा है तो वो अगले 10 में कन्वर्ट हो जाएगी, और लास्ट डिजिट अगर 5 से कम है तो वो इग्नोर हो जाएगी।
यानी कि इस केस में जब राउंड ऑफ करेंगे तो लास्ट डिजिट है 4, यानी कि इसे हम इग्नोर कर देंगे, यानी कि हम इनकम बोलेंगे 2,86,390 की। और इस केस में लास्ट डिजिट 5 है, तो इसको हम नेक्स्ट 10 में राउंड ऑफ कर देंगे, यानी कि इसमें 5 और ऐड कर देंगे, आपकी इनकम बन जाएगी 2,86,400। क्लियर? ये हम कहां करते हैं? ये हम करते हैं सेक्शन 288A के अंदर। सिमिलरली जो इनकम टैक्स होता है उसे भी राउंड ऑफ कर दिया जाता है मल्टीपल्स ऑफ 10 में, यानी कि अगर टैक्स लायबिलिटी 28,376 है और टैक्स लायबिलिटी 29,324 है, तो लास्ट डिजिट 6 है, यानी कि 5 या उससे ज्यादा है तो नेक्स्ट 10 पे चली जाएगी, यानी कि आपका टैक्स निकलेगा 28,380 का। और यहां पर लास्ट डिजिट 5 से कम है, यानी कि इसको इग्नोर कर देंगे, टैक्स निकलेगा 29,320 का। देखिए, अगर आपने राउंड ऑफ नहीं किया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। राउंडिंग ऑफ इज मस्ट। और ये इनकम टैक्स की राउंडिंग ऑफ किधर होती है? ये होती है 288B में। तो 288 में हम इनकम को राउंड ऑफ कर देते हैं मल्टीपल्स ऑफ 10 में, और 288B में हम इनकम टैक्स को राउंड ऑफ कर देते हैं मल्टीपल्स ऑफ 10 में। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छे से समझ आई होगी। किसी भी चीज में अगर आपको डाउट है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं 7275521644। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे प्लीज व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल। क्लियर? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप क्या मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो जो इस लेक्चर में आपको नहीं मिला। मैं कोशिश करूंगा उसको इनकॉर्पोरेट करने की। प्लीज ज्यादा से ज्यादा माउथ ऑफ वर्ड इसको प्रोवाइड करिए। फ्री फास्ट ट्रैक बैच है, जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना ज्यादा लोगों का फायदा होगा, उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि इनडायरेक्ट टैक्स का भी फास्ट ट्रैक बैच आपके लिए लेकर आऊं। ठीक है? उसके लिए मुझे आपकी प्यार की जरूरत है। जितना ज्यादा आप मुझे प्यार देंगे मैं उतना ज्यादा आपके लिए कुछ करने की कोशिश करूंगा। ठीक है? आज के लिए इतना रखते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।